पे भरोसा करते हैं, कहीं नहीं करते, करते भी, लेकिन अधिकांश लोग भाग्यफल जरूर देख पाते हैं। ऐसे में जो गुरु एक अपना ग्रह होते हैं, इनका बहुत महत्व योगदान रहता है व्यक्ति की हर कुंडली में। तो गुरु 2 जून से अपना राशि बदल रहे हैं, इस पर ऐसा मानना है मेरा कि बहुत सारे घटनाक्रम बदलेंगे। तो इसको लेके हमने ज्योतिष आचार्य मनोहर वर्मा, पूरा IPS अधिकारी भी हैं वर्मा जी, हमारे साथ हमेशा बहुत सारे एपिसोड में आए हैं, तो हम सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत, आपने समय दिया। ये गुरु जो राशि बदल रहे हैं, इसमें क्या क्या बदलाव आ सकता है? नमस्कार आशीष जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। एक बहुत अच्छा विषय आशीष जी आपने हमारे समक्ष रखा है चर्चा के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं और इनका हम सभी पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। जो हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में सर्वाधिक प्रभाव देने वाले गुरु होते हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न आयामों पर सर्वाधिक आयामों को कवर करने का काम करते हैं। तो जब वो अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम सभी पर उनके इस राशि परिवर्तन का फर्क अवश्य पड़ता है। अभी 2 जून को गुरु कर्क राशि में आएंगे, वो अक्टूबर 26 तक उसी में रहेंगे। फिर अक्टूबर 26 से लेके 24 जनवरी तक वो सिंह राशि में चले जाएंगे और फिर सिंह राशि से 24 जनवरी को वापस कर्क में आ करके 26 जून तक फिर कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो इस तरह से उनका भ्रमण होगा। इस दौरान जब वे कर्क राशि में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं और जितने भी मनुष्य रहते हैं, उन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी की कुंडली में क्या महादशा चल रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारी कुंडली में 9 प्लेनेट होते हैं, तो पूरे 9 प्लेनेट हमें क्या फल दे रहे हैं, वो फल और उसके साथ में फिर ये गोचर गुरु का, इनको सबको सम्मिलित रूप से मिला करके ही हमको जो वास्तविक परिणाम है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस गुरु के कारण हमारे उन प्रभावों पर क्या वृद्धि होगी या कहाँ पर क्या कमी होगी, ये ज़रूर गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है ये करेंगे। अब जब गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो हर राशि के लिए उनका अलग अलग परिणाम होगा, अलग अलग फल होगा। तो अगर हम इसकी चर्चा शुरुआत करें और सबसे पहले अगर हमारे देश को ही हम देख लें, भारतवर्ष को, तो भारतवर्ष की वृषभ लग्न है और अगर हम वृषभ लग्न में देखें तो जो चंद्र महाराज हैं उनके राशि में गुरु आ रहे हैं कर्क में, और कर्क राशि उनकी उच्च राशि है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सर्वाधिक अच्छे परिणाम देने वाले सबसे ताकतवर होते हैं। तो वो हमारे भारतवर्ष की कुंडली में तृतीय स्थान पर आएंगे। तो हमें हमारी प्रगति के लिए हमारे देश को काफ़ी प्रयास करना पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और बहुत मेहनत करने के बाद निश्चित तौर पर हमें बहुत उपलब्धियां हासिल होंगी। हम AI के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के भविष्य के आगे बढ़ने की दिशा में कई उपलब्धियां हमें हासिल होंगी। हमारा व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छी तरक्की करेगा, हमें व्यापार में लाभ होगा। हमारा जो एविएशन है वो एविएशन अच्छा बढ़ेगा। हमारे जो गुरुकुल हैं उन गुरुकुलों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हमारे देश में धर्म की राह पर चलने की एक जो प्रवृत्ति है वो और मजबूत होगी, और हम लोग संगठित रूप से आगे की दिशा में बढ़ पाएंगे। ये जब ऐसी जो दुनिया के जो हालात हैं उसमें जो अभी अपनी वर्तमान स्थिति है, महंगाई को लेकर लोग चिंतित हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सोना ना खरीदें, तेल न जलाएं, तो ये गुरु के जाने से क्या क्या राहत मिलेगी, जो अभी तो बड़ी चिंता का विषय चल रहा है? देखिए, ये गुरु, मैंने कहा ना कि हमारे लिए ये गुरु निश्चित तौर पर एक अच्छे श्रमशील वातावरण का निर्माण करेगा, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी परिश्रम करने वाले हैं। ये जो गुरु हैं ये इस 1 वर्ष में हमारे सारे लोगों को बहुत अच्छा परिश्रम करने की शक्ति देंगे,
हम सभी लोग बहुत अच्छा ये पूरी परिश्रम करेंगे। समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी? इसी से मिलेगी। हम सभी लोग ये अभी तो देखिए, पूरा देश चिंतित है। नहीं देखिए, चिंता करने की बात नहीं है। ये तो ऐसा है ना कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से आपने कहा कि नहीं, मैं 20 रुपया बचा कर रखूंगा ताकि भविष्य में काम आए। तो ये बचत करना तो एक बहुत अच्छी आदत है। और इसी से तो आप देखिए कि जब कोरोना का समय आया था तब भी हम लोग मजबूत थे। तो तो अपन ये मानेंगे इन स्थितियों से अपन ज्यादा मजबूती से उभरेंगे। निश्चित तौर पे आप देखिए हमारा व्यापार व्यवसाय अच्छा हुआ क्योंकि गुरु तृतीय भाव में बैठ के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे अभी हैं। मैं जगह बैठा रहा कुछ लोगों के पास, अपन अभी सिर्फ राशि को लेके ही बात करेंगे। तो लोगों ने बोला देखना अब जमीनों के दाम कम होंगे, ये होगा, तो क्या इस गुरु के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गुरु जो है वो धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। जी जी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में विशेष करके गुरु महाराज का प्रभाव होगा। अब गुरु महाराज जो है, अगर मैं भारतवर्ष की पृष्ठभूमि में जी। बात करूं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। जी, जी। अगर भारतवर्ष की मैं बात करूं तो भारतवर्ष में मैंने कहा कि भारत को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता जी, पड़ेगी। जी। तो हमें सभी को बहुत परिश्रम करना होगा। निश्चित तौर पे जो रियल इस्टेट है, वो रियल इस्टेट के भाव से ये 12वें जाकर के बैठे हुए हैं। जी। और वृषभ लग्न की जो कुंडली होती है उसमें गुरु जो होते हैं वो उतने अच्छे परिणाम देने वाले प्लेनेट नहीं होते हैं, जी। क्योंकि वो अष्टम के स्वामी होते हैं और अष्टम के स्वामी होने के साथ में एकादश के स्वामी होते हैं। तो वो यहाँ बैठ करके आपसे काफी परिश्रम कराएंगे। मैंने अब मेहनत की जरूरत ज्यादा नहीं। मेहनत की ज्यादा जरूरत है, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करने से आपको जो परिणाम जी, मिलेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपको अपने पार्टनर से लाभ की प्राप्ति होगी। विश्व में जितने भी देश हैं उन सारे देशों से हमारा व्यापार बढ़ेगा और उससे हमें लाभ होगा। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा हमारी बढ़ेगी और उसके साथ में फिर हमारी जो भी अपेक्षाएं हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी जो है। मतलब अपन ये माने गुरु के कर्क में आने से भारत को बहुत कुछ निश्चित तौर पे अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। निश्चित तौर पे हमारे लिए जो है ये एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे। एक तो आपने बताया कि गुरु का हर व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव रहता है। तो हिंदुस्तान का जो मानस है वो हमेशा अपन मानते हैं उच्च मध्यम मध्यम मध्यम, तो इन मानस के प्रभाव के जीवन शैली में क्या अंतर आएगा? देखिए, ये गुरु महाराज जो है हर व्यक्ति की जो लग्न है, जी। जो उसकी राशि है, जी। उसके अनुरूप उसको फल फल। मिलेंगे। जी। अब जैसे जिन लोगों की मेष लग्न या मेष राशि है, जी। आपकी जो कुंडली होती है उसमें ऊपर बॉक्स में जो अंक लिखा कई होता बार है, मेष रहती, मीन लग्न रहता है, ऐसा रहता है। मैंने कहा ना कि जो आपका सबसे ऊपर बॉक्स में लिखा होता है अंक, वो आपकी लग्न है और जहाँ पर चंद्र बैठे हुए हैं वो आपकी राशि है। तो अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि मेष है तो मेष वालों के लिए ये गुरु जो है चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो उनके लिए रियल एस्टेट में फायदा होगा। जमीन संबंधी कामों में, कृषि संबंधी कामों में, दुग्ध के कामों में, होटल इंडस्ट्री में, उस सब में इनको बहुत फायदा होने वाला है। उसी के साथ साथ इनको जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने में भी लाभ मिलेगा। इनको जो है कुछ शेयर मार्केट्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं उसमें लाभ मिलेगा। इनके जो परिवार के बुजुर्ग हैं वो बुजुर्गों की सेहत के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ में आपको अपने बुजुर्गों के साथ संबंध भी अच्छे बना के रखना पड़ेंगे, उनकी सेवा करना होगी। वहीं आपको जो है अपने कर्म क्षेत्र में यश मिलेगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपको जो है विदेश से भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपका खर्च भी बढ़ेगा। आपका जो है धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ेगा, आपका किसी की मदद करने में खर्च बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको हर तरह के सुख में वृद्धि होगी और ख़ास करके ज़मीन संबंधी कामों में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, होटल इंडस्ट्री में, इन सब में, कर्म क्षेत्र में, अपने अगर कोई रिसर्च में लगा हुआ है तो रिसर्च के क्षेत्र में,
और कोई जो फॉरेन से ट्रेडिंग करता है, आयात निर्यात का काम करता है, उसमें इन सब में उसको लाभ मिलेगा। बस आवश्यकता इस बात की कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा संबंध रखो और जो खर्च हैं आपके उन खर्च को नियंत्रित करो, क्योंकि खर्च में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ अगर मैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न की बात करूं, तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये चूंकि उनके तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो एआई के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उन सब लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। वो काफ़ी प्रयास करेंगे और उसमें उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। जो वो एक्सपेक्ट करेंगे वो एक्सपेक्टेशंस उनकी सारी पूरी होने वाली है। इसके साथ साथ अगर वो व्यापार के क्षेत्र में है तो उनके व्यापार में प्रगति होगी, उनके पारिवारिक जीवन में सफलता होगी। और अगर किसी का विवाह होना है तो विवाह के लिए बड़ा उपयुक्त समय है, उनके विवाह के योग बनेंगे और विवाह उनका हो पाएगा। इसी के साथ साथ उनके धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक रूप से जो है उनका जो अध्ययन है वो बढ़ेगा और उनका जो हवाई यात्रा है, दूर की यात्राएं हैं, उनमें वृद्धि होगी। और साथ ही साथ वो जो कुछ भी चाहते हैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उनको परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोग हैं उनके लिए भी ये गुरु का गोचर अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनकी पत्रिका में ऊपर 3 अंक लिखा हुआ है, अर्थात उनकी मिथुन लग्न है या चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं वो मिथुन राशि है। तो ये मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा उनके द्वितीय भाव में आने वाले हैं, तो उनको धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, उनके कुटुंब में एक अच्छा वातावरण होगा, उनकी वाणी में जरा भारीपन आएगा, उनकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। अगर वो कोई भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर कि वाणी का महत्व है, जैसे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या यूट्यूबर हैं या कुछ कहीं पर किसी को मोटिवेशन लेक्चर देने वाले लोग हैं या इवन वकालत करने वाले लोग हैं, तो उनको सभी को उनकी वाणी के माध्यम से ज़्यादा प्रभावशाली स्पीकर्स के रूप में जो है सुनने वाले श्रोता मिलेंगे। उसी के साथ साथ चूँकि वो अपनी 5वीं दृष्टि से उनके छठे भाव को भी देखने वाला है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको समझ रखना होगी कि पेट दर्द वगैरह या पेट में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई और रोग ना हो, तो उसमें उन्हें थोड़ा सा सावधानी रखना होगी। लोन्स जो लेते हैं हम, जो ऋण लेते हैं, तो वो ऋण उनको ज़रूर मिलेंगे और ऋण उनके ऊपर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो जॉब भी करते हैं तो उनको जॉब में काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलेंगी, सर्विसेज में उनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेंगी। तो जो सर्विस करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा कि इनकी इनकम भी बढ़ेगी और इनकी नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी। इसी के साथ साथ अपन एक राशि की पूरी जानकारी दे रहे हैं। यस, इसी के साथ साथ चूँकि इनके 10वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी, तो इनके व्यवसाय के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में भी इनका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लोग हैं, उनके लिए भी गुरु का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। केवल उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर और ऋण को लेकर थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वहीं इनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो वो बुजुर्गों का जो हेल्थ है उस हेल्थ का भी कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उनको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने की, अर्नड इनकम प्राप्त करने की, और अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में भी काफ़ी इनको लाभ मिलेगा, रिसर्च में भी काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो इस तरह से जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग हैं वो भी इस गोचर का फायदा ले सकते हैं। तो अपन सिलसिलेवार एक राशि की बात कर रहे हैं, अभी अपन मिथुन तक की बात करते हैं। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम अगली राशि की बात करेंगे और उसमें भी एक राशि की आपको गुरु की स्थिति से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस सिलसिलेवार जानकारी देंगे। अभी हम इतनी राशि के ही एक एपिसोड बनाए, अगला एपिसोड फिर आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को शहर के करीब 3000 मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर
आयोजित इस हड़ताल में जबलपुर केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े थोक एवं फुटकर दवा व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर दिन भर बंद रहने से दवा कारोबार प्रभावित रहा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं और सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाई रखी गई। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा विक्रय को मरीजों की सुरक्षा और छोटे व्यापारियों के अस्तित्व के लिए खतरा बताते हुए सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद जैन एवं सचिव विशाल जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना पर्याप्त निगरानी के दवाओं की बिक्री की जा रही है, जिससे बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। इससे मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियां नियमों की अनदेखी कर बाजार पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे छोटी मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल के दौरान सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में दवा व्यापारी सिविक सेंटर में एकत्रित हुए। यहां ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद व्यापारियों ने रैली निकालकर जो सिविक सेंटर से शुरू होकर मढ़ाताल, गुरुद्वारा, मालवीय चौक, करमचंद चौक और घंटाघर उमटी होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में शामिल व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर ऑनलाइन दवा बिक्री बंद करने की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा विक्रय पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। ऑनलाइन फार्मेसी ड्रग एक्ट का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही है। वो 2000 जैसी अधिसूचनाओं का मिसयूज करके बड़े कॉर्पोरेट जो है हमारे छोटे मेडिसिन शॉप को, पूरे केमिस्ट शॉप का बिजनेस खराब कर रहे हैं। हमको बोलना नहीं है ना, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में हम लोग को पीछे छोड़ रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जो ये दोनों काले कानून हैं जो टेम्परेरी आए थे उनको बंद किया जाए और हमारे केमिस्ट समाज को सुरक्षा दी जाए और जन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी है। जबलपुर जिले के समस्त दवा विक्रेताओं द्वारा सुदूर ग्रामीण से पधारे सभी दवा विक्रेताओं द्वारा भरपूर समर्थन देते हुए आज जुलूस निकाला गया और माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया कि ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में हम उनकी जो मांगे हैं और जिसके विरोध में हमने आज आंदोलन किया गया है उसके रूप में ज्ञापन दिया गया है। उनको विस्तार पूर्वक हमारे जो मांगे हैं उनको बताई गई हैं। हमने लगातार इस बात के लिए सरकार को आगाह किया है कि ऑनलाइन से दवा व्यवहार का किसी प्रकार का कोई आज तक किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बना है, लेकिन उसके बाद भी दवा व्यापार ऑनलाइन से नहीं बंद करी जा रही है और लगातार देश की जनता के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसके जीवन के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात को रोकने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर जुलूस निकाला, रैली निकाली और सरकार से मांग करी है कि आज हमारा 1 दिन की हड़ताल है। अगर हमारी इस बात को नहीं माना गया तो आने वाले समय में भविष्य में फिर हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे। हाँ, ये जबलपुर ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन दवा विक्रय के विरोध में ज्ञापन दिया है। पुणे के बहुचर्चित पोर्श हिट एंड रन केस में जान गंवाने वाली जबलपुर की युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के माता पिता के जख्म आज भी हरे हैं। घटना को 2 साल बीत जाने के बावजूद आरोपियों को सजा नहीं मिलने से परिवार गहरे दुख और निराशा में है। बेटी की याद आते ही मां ममता कोस्टा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वे इंसाफ की गुहार लगाती नजर आती हैं। ममता कोस्टा ने भावुक होकर कहा कि अगर आज अश्विनी जिंदा होती तो पता नहीं हमें कहां रखती, कैसे संभालती, लेकिन हमारी बेटी हमसे छीन ली गई और अब तक हमें न्याय नहीं मिला। गौरतलब है कि 18 से 19 मई 2024 की दरमियानी रात पुणे की सड़कों पर एक शराबी नाबालिग रईसजादे ने तेज रफ्तार पोर्श कार से मौत का तांडव मचाया था। हादसे में पुणे में नौकरी कर रहे 2 युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनमें जबलपुर निवासी अश्विनी कोस्टा भी शामिल थीं। परिवार का आरोप है कि मामले के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है। अश्विनी के परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है।
परिवार का कहना है कि मौजूदा हालात में यह कहना मुश्किल है कि उन्हें न्याय मिलेगा भी या नहीं। मृतका की मां ममता कोस्टा ने कहा कि आरोपियों के नाबालिग होने का हवाला देकर लगातार जमानत दी जा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामलों में सख्त सजा नहीं होती तो अपराध भी बढ़ेंगे। दूसरे देशों में अपराध होते हैं तो तुरंत न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ 2 साल बाद भी हम इंतजार कर रहे हैं। अब जज जज साहब के सामने सब कुछ होने के बाद भी बोल रहे हैं कि भाई उनको हम बंद नहीं रख सकते, उनको फ्रीडम देना है। तो क्राइम भी तो देखो उसने किया क्या है। भाई नाबालिग है तो नाबालिग कोई छोटा सा तो बच्चा नहीं है, शराब पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, लोगों को मार रहा है, एक हीनियस क्राइम है बोलना चाहिए। तो उसको तो देखना चाहिए और तुरंत उसका फैसला भी करना चाहिए। अगर जज साहब के बेटी होती तो वो छोड़ देती क्या? और जब एक दिन पहले बोल रहे हैं कि न देखते मतलब इस केस का सुनवाई अभी सब कुछ होने के बाद सुनवाई हो रही, फिर 2 दिन के लिए क्यों उसको टाला गया था? तो इसमें तो झालमूल हो ही रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 महीने तक ताक पर रखकर बैठे हुए हैं, तो स्पष्ट नजर आता है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं पर होता है, प्रशासनिक स्तर पर, मैदानी स्तर पर उसका तुरंत पालन शुरू हो जाता है। अदरवाइज अवमानना की श्रेणी में फिर वो आ जाता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, वो 2 महीने तक उसको लटका कर बैठे हुए हैं। तो मतलब हीला हवारी तो हो ही रही है। भाई हम तो यही चाहते हैं कि इसका फास्ट ट्रैक पर इसका सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई होकर जो भी सजा देना है सजा दो, छोड़ना है छोड़ दो। भाई कम से कम हम तो चिंता मुक्त हो जाएं। हम किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं कि आज नहीं तो कल इनको हमको न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अरे मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। अब हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है, निराशा तो होती।